सो हेलो हाय राधे कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो पिछली बार अब थोड़ी वीडियोस के अंदर डिले हो गई थी, लेकिन अब रेगुलर सीरीज आने वाली है। थोड़ा सा मैं डिले हो चुका था, वो एक बीच में परिवर्तन सीरीज की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। आप बहुत मेहनत लगी थी उस वीडियो के लिए, और उस वीडियो के बाद मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था। डिस्टर्ब यानी कि क्योंकि उस वीडियो को बनाने के अंदर मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैं काफी दो रातों से सोया नहीं था। उस वजह से जो जो कॉन्सिक्वेंसेज थे वो कुछ थोड़े से मेरा थोड़ा माइंडसेट क्लियर नहीं था, और मैं क्लियर माइंडसेट में नहीं पढ़ा पा रहा था। क्योंकि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को अपना बेस्ट दूं। परिवर्तन सीरीज का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो अभी आ चुका है रजत गावड़े के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जरूर देखना। तो पिछली बार तक हम लोग यूजेस ऑफ टूल्स के बारे में देख चुके थे कि भैया टूल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं। अब उन्हीं टूल्स के यूजेस को आगे लेके जाते हैं चैप्टर के अंदर। तो अभी तक बेसिक अगर ओवरव्यू दूं तो हमने क्या देखा कि भैया हंटर गैदरर्स क्या, हमने रेलवेज के बारे में पढ़ा, हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा, हंटर गैदरर क्यों मूव होते थे इसका कारण देखा, आर्कोलॉजिस्ट को क्या प्रूफ मिले थे, टूल्स के मिले थे, और उन यूजेस क्या थे टूल्स के। अभी तक हमने सिर्फ इतनी कहानी देखी है। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कहानी बढ़ाएंगे साथ साथ चलाएंगे, ये क्या बात होगी इसमें आज। क्या बात है, शुभारंभ देखो कैसा अच्छा हुआ हमारा शुभारंभ। अगली बार से डायरेक्टली कहना चाहता है, अगली बार से गाना नहीं गाना, ठीक है। चलो, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी कि अगला टॉपिक आता है हमारे पास चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। यानी कि हंटर गैदरर्स के बारे में हमने इतना देख लिया था कि बॉस मूव कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह तक। तब हम देखें अब मूव क्यों कर रहे थे, ताकि सर बढ़िया जगह रह सके। चूजिंग अ प्लेस टू लिव, यानी कि अब हम भैया वो जा रहे हैं, हम पता है अब हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हम एक ट्रैवल एजेंट है भैया, वो जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, आ जाओ भैया तुम लोगों को रास्ता हम लोग दिखाएंगे। तो हाथ पकड़ लो उन लोगों को और चलते हैं इस अमेजिंग जर्नी के अंदर, हमने घर ढूंढवाने के अंदर। अब अच्छा सा घर पसंद करेंगे। लुक एट मैप टू बिलो, all the places marked with red triangle sites, okay, all the places marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidences of hunting gathers। ये सारे आपको ये जो मैप दे रखा है, दिस इज द मैप जो आपको अपने एनसीईआरटी के अंदर दिख जाएगा। ये जितने भी प्लेसेस है ना, ये सारी क्या है, साइट्स हैं। ये सारी चीजें क्या है, दीज ऑल थिंग्स आर साइट्स। अब सर ये साइट्स क्या होता है, सर साइट्स का मतलब तो होता है जगह। मैंने कहा बिल्कुल गलत, साइट्स के ये आपके जो बिलीफ्स हैं वो मैं तोड़ने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, क्योंकि जितने भी फालतू के बिलीफ्स है ना वो सारे एक एक करके मैं आपको तोड़ दूं कि क्या क्या चीज है। तो व्हाट डू यू मीन बाय साइट्स, तो साइट्स क्या होता है, साइट्स आर द प्लेसेस, sites are the places where, the places is बोला मैंने कहा रुको, sites are the places where remains of, जहां पे क्या मिलते हैं, remains मिलते हैं, where remains of building, जहां पे आपके remains किसके मिलते हैं, आपको buildings के मिलते हैं, और किसके मिलते हैं, tools के मिलते हैं, और किस चीज के मिलते हैं, ports के मिलते हैं। आपको क्या मिलता है, इन सारी चीजों के क्या मिलता है, आप लोगों को रिमेन्स मिलते हैं, वो एक साइट कहलाती है। साइट का मतलब हम काफी समझते हैं कि कोई जगह नहीं, जगह तो है लेकिन कौन सी जगह, जहां पे हमें बिल्डिंग टूल्स, यानी कि पुराने जमाने के बिल्डिंग टूल्स और पोर्ट्स, यानी कि ये सारी चीजें, जो चीजें मैं 3 वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो ये सारी चीजें डाटा मेड, जो कि बनाई गई हैं, इस्तेमाल करी गई हैं, दैट इज यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे छोड़ दी गई है, लेफ्ट बिहाइंड। और लेफ्ट बिहाइंड किसने किया, हमने, कौन इन चीजों को बनाकर इस्तेमाल करके छोड़ दिया, हम ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारे पूर्वज, यानी कि हंटर गैदरर। यानी हंटर गैदरर क्या करते थे, इन्हें बनाते थे, यूज करते थे और इन्हें पीछे छोड़ के चले जाते थे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे एक और आती है, देखो पॉइंट्स है ना, देखो इतने पॉइंट्स एनसीईआरटी में नहीं होते जितने मेरी वीडियो के अंदर होते हैं, लेकिन आप लोगों की एक लेक्चर की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों को एक भी कंसेप्ट छूटे। अब ये चीजें बताओ यार, ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती है कहाँ फाइंड आउट होती है, तो जमीन पे फाइंड आउट होगी। मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल सही बताया, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दो और जगह जहां पे मिलती है सर, दो और जगह सरफेस ऑफ अर्थ कि एक तो हो गया ना सर कि क्या नाम लेते हैं आपका, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरी जगह कौन सी है, मैंने कहा दूसरी जगह जिस बारे में बात कर रहा हूं, आपने द्वारिका नगरी का नाम सुना है, कहां पे है, पानी के अंदर, यानी कि अंडर वाटर। साइट्स अंडर द वाटर भी फाइंड आउट करी जाती है, हाँ जी। अगर मैं बात करूं आप लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो सिविलाइजेशन थी मोहनजोदड़ो, कहां फाइंड आउट किए गए थे, अंडर द ग्राउंड, यानी कि बरेड अंडर द ग्राउंड, ओके, बरेड अंडर द ग्राउंड। तो आप लोगों को साइट, देखो छोटा सा वर्ड आया था साइट, लेकिन वो साइट वर्ड का क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए ये समझना जरूरी है, क्योंकि आपके जो कंसेप्ट है ना क्लियर होने चाहिए। क्योंकि हमारे दिमाग में पता है एक झूठी इमेज बनी होती है चीजों की। क्योंकि पता क्या होता है, जब आप कोई नॉर्मल सी चीज पढ़ते हो, जैसे कल मैं इग्नाइटेड माइंड्स का एक चैप्टर पढ़ रहा था, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स की भी सीरीज में चालू करूंगा। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी बुक है, बुक रीडिंग एक अच्छी हैबिट होती है। उसके अंदर मैंने एक चीज नोटिस किया, मैं पहला पेज अच्छे से पढ़ा, दूसरा पेज, तीसरे पेज जिसके अंदर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आए और मैंने उन वर्ड्स की मीनिंग एज्यूम कर लिया इंस्टेड ऑफ सर्चिंग। ह्यूमन नेचर था, वैसे ही ह्यूमन नेचर आप भी कर
करते हो। एनसीईआरटी पढ़ी, एक डिफिकल्ट वर्ड मिला या फिर एक वर्ड है अपने आप एज्यूम कर लिया, लेकिन बहुत इनके वर्ड्स के जो मतलब है बिल्कुल अलग होते हैं। बuried अंडर द ग्राउंड, इनके मतलब बिल्कुल अलग होते हैं गाइस, और ये सारी चीजें ही हैं जो आप लोगों को अलग बनाती हैं। यूपीएससी देखो, यूपीएससी सभी ने कहा है, जैसे जो टॉपर्स भी हैं, जैसे टीना डाबी जी का भी एक इंटरव्यू के अंदर हमने सुना था, यूपीएससी इज नॉट टफ बट द वे यू मेक इट डिपेंड्स ऑन इट, कि आप उसे टफ बनाते हो इजी बनाते हो। अगर आप चीजों को एज्यूम कर रहे हो फिर आप जाके कह रहे हो, क्योंकि लास्ट के अंदर सब क्या कहेंगे, बेटा आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है। भाई कंसेप्ट क्यों नहीं क्लियर, एनसीईआरटी पढ़ ली, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, फिर भी कंसेप्ट क्यों नहीं क्लियर, बिकॉज ऑफ दिस एजम्पशंस। हम एज्यूम कर लेते हैं यार इसका तो यही मतलब होगा, नहीं, डेप्थ के अंदर जाना है हमें टॉपिक्स के, ठीक है, डेप्थ के अंदर जाने, क्योंकि इंटरव्यू राउंड के अंदर आपको ये नहीं कि आपको ये जो सिलेबस है उसमें से पूछेंगे, कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड बाय रेड ट्रायंगल्स, ये आपकी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी, जब यहाँ पे हंटर गैदरर रहते थे, हंटर्स गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। काफी जगह रहते थे यार, ऐसा थोड़ी ना कि उनका मन ही था कि हम यहीं पे रहेंगे, बाकी सारे एरिया वेकेंट रहेगा, नहीं। Many sites were located near the southern, okay, sources of water such as river and lake। और जैसे मैंने आपको बताया था, लोग कहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे यार, जहाँ पे पानी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी वाटर की नीड क्या होती है, फुलफिल हो रही है। इंसान को क्या चाहिए, एक पानी चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए जगह बढ़िया चाहिए। और जहाँ पे पानी वाले, आपने देखा कि जितने भी एक लार्ज किंगडम फॉर्म हुआ था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, अभी भी कह रहा हूँ सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे तो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सीक्वेंस के अंदर हमने क्या देखा था, वहां पे क्या आया था, मैं थोड़ी सी लाइनें बोलूं आपको याद आ जाएगी। About 2500 years ago, एक किंगडम फॉर्म हुआ था टू द साउथ ऑफ रिवर गंगा। कौन सा था, मगध किंगडम। कौन सा था, मगध किंगडम। उसके अंदर मैंने पाकिस्तान और अमेरिका के बारे में भी बताया था आप लोगों को, याद रखो। देखो चीजों को भूलने वाली चीज नहीं है। मगध किंगडम जो है, जो कि सबसे बड़ा किंगडम था, उसके ट्रेसेस कहां तक मिले हमें, अफगानिस्तान तक। बिहार का, अफगानिस्तान का, वहां तक ये फैला हुआ था। अब इसके अंदर आपको एक चीज थी इसके अंदर की, बहुत मगध किंगडम जो था कहां पे फॉर्म होता है, साउथ ऑफ रिवर गंगा। वहां पे क्यों फॉर्म हुआ, बहुत लोकेशन फेवरेबल है। और जितने भी ऐसे बड़े बड़े जिन राजा महाराजा, अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहां पे, इंडस रिवर के पास है, सिंधु घाटी सभ्यता। वहां पे क्यों बनी है सभ्यता, क्योंकि पानी का रिसोर्स पास है। लोगों को क्या चाहिए, पानी चाहिए। चाइना आज हमारे इंडिया के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मेन रीजन क्या है, वाटर रिसोर्सेज। चाइना के ऐसे आपको कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि भाई मेरा छोटे भाई पाकिस्तान को मारा है इसलिए हम हिंदुस्तान पे हमला करते हैं ना। चाइना इज फाइटिंग। देखो आपने कभी सोचा, चाइना नेवर अटैक ऑन सिक्किम, चाइना नेवर अटैक ऑन जम्मू कश्मीर। चाइना कभी सुने कि जम्मू कश्मीर के ऊपर चाइना ने अटैक किया ना, कभी करते नहीं। एक ही जगह उनकी फेवरेट है, अरुणाचल प्रदेश। पता है क्यों, क्योंकि वहां पे आता है 3 मेन रिवर्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो मेन वाटर है ना अलॉटमेंट, वो भारत के अंदर चालू होता है इंडस, वहां पे अरुणाचल प्रदेश से, वहां पे मेन वाटर सप्लाई चालू हो जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर, एक चीज बताऊं आपको, 66% of the Brahmaputra river is located in China, but then also 80% of the Brahmaputra river is in India। कितनी हैरानी वाली बात है। इसलिए अब आपको चाइना को कोई दुश्मन थोड़ी है। आजकल के देश ऐसे, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। चाइना व्हाई इट इज फाइटिंग विद इंडिया, बिकॉज ही वांट्स अरुणाचल प्रदेश। वो 7 सिस्टर्स है ना, उन्हें कैप्चर करना चाहते हैं। क्यों कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन 7 सिस्टर्स को कैप्चर करके अपने वाटर डिमांड जो है उसे पूरी कर सके। इसलिए तो लड़ाई हो रही है। रशिया यूक्रेन में क्यों लड़ाई हो रही है, रिसोर्सेज के पीछे। एवरी कंट्री इज फाइटिंग बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्यों लड़ाई हो रही है, रिसोर्स। कौन सा, लैंड रिसोर्स। लैंड भी रिसोर्स है, जम्मू कश्मीर की लैंड पे लड़ाई हो रही है। उनकी भावनाएं नहीं जुड़ी। ये तो कहने की बातें हैं, कश्मीर हमारा, ऐसे कुछ घंटा नहीं है ऐसे। मेन बात है इनकी, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें बस चाहिए अपने रिसोर्स। एवरी कंट्री वांट्स टू स्प्रेड इटसेल्फ, दैट्स द मेन रीजन, ठीक है। और काफी जो मैंने यहाँ पे बताया, मैनी साइट्स फॉर लोकेटेड रिवर, ओके, जो रिवर्स और लेक्स होते थे उनके पास रहते थे क्योंकि कंडीशन फेवरेबल थी, ठीक है। उसके बाद है एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, एज टूल्स, ओके, एज स्टोन टूल्स जो थे, as stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available, जहां पे good quality के जो stones है वो easily available हो। अब आ गई है एक और important घड़ी, अच्छा खासा पॉइंट है, मार्क कर लो गाइस, क्योंकि अच्छे पॉइंट्स जो है वो हमें मार्क करते रहने चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, देखो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इन्हें मैं जनरली कह रहा हूँ, अगर आप किसी और की भी मतलब देखोगे, क्योंकि मैं भी काफी चीजें देखता हूँ, सर्च करता हूँ, और काफी मुझे भी अगर कोई चीज इसमें लगता है मुझे और डेप्थ कर देते हैं, मैं भी देखता हूँ चीजें। लेकिन मैं देखता हूँ कि काफी बार हम है ना, काफी सारी जगह यहाँ पे हम इन छोटे छोटे बॉक्सेस का इग्नोर कर देते हैं, और काफी टीचर्स भी इग्नोर कर देते हैं पढ़ाने के अंदर। ये पॉइंट क्या है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप हेडिंग डाल दो बेड का केस की, हेडिंग डालो, कौन सा कलर ले, किसी बच्चे की आवाज आ रही है कि सर ऑरेंज कलर लो, ठीक है। अगला पॉइंट आ रही है तो कैमोफ्लेज हो जाएगा, क्लियर कैनवास, लेट्स गो विद पिंक वन, ओके।
आई गेस दिस इज विजिबल। ओके, भिमबेटका केव्स। भिमबेटका केव्स कहाँ पे है सर? ये तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने एक लोकेशन बताई थी, कौन सी थी? देखो मैं चैप्टर डिवाइस करवाता जाऊंगा, ये चैप्टर करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और जो चैप्टर नंबर 2 से सॉल्व किया, मुझे पता है काफी बच्चे पता क्या कहते हैं, सर एक बार है ना जो करंट सिनेरियो पर चल रहे हैं हम वो कर लेते हैं, पीछे वाला भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है ये, जनरली कह रहा हूँ। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी कब आती है? जब आप ये वीडियो देखने से पहले चैप्टर की स्टार्टिंग से देखो। ऐसा नहीं क्या चैप्टर नंबर 2 के बीच में से मन किया, नहीं। चैप्टर नंबर 2 मैंने लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट किया था, वहीं से पकड़ लो सीरीज। चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखा, उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप लोगों को कहूंगा नहीं ये चैप्टर करने से पहले वाली वीडियो देख के आओ, नहीं। अभी आपको साथ साथ करवा दूंगा ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना मेरा मेन मोटिव है। मेरा अपने व्यूज और वॉच टाइम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो 418 पे मैं भी क्या कर लूंगा, ठीक है, कोई कमाई तो है नहीं अभी यूट्यूब से मेरी, मैं क्यों कहूंगा कि वाली वीडियो देखो आगे, नहीं करना। लेकिन आप लोगों को है कि आप लोगों का बेनिफिट हो, इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये पूरा हो तभी देखना, पहले मत देखने बैठ जाना, ठीक है? क्योंकि क्या हो कि आपका सीक्वेंस बनता रहे कि भाई मैं सर की ये वीडियो देख रहा हूँ, पीछे वाली वीडियोस भी मैं साथ साथ कवर करता जाऊं, ठीक है? और अभी मेरे साथ स्टार्ट करने का बेस्ट एडवांटेज यही है, जो पहली बार देख रहे हैं, कि मैं अभी एकदम स्टार्टिंग से चालू करवा रहा हूँ। काफी चैनल्स के ऊपर आपको क्या है कि आप वो जो स्पीड है ना उनकी पकड़ नहीं पाओगे, मेरी स्पीड आप पकड़ लोगे, क्योंकि मैं हमेशा उतना ही पढ़ाता हूँ जितने स्टूडेंट की कैपेबिलिटी होती है। ओके, भिमबेटका केव्स कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे भिमबेटका केव्स? मध्य प्रदेश के अंदर। सर ये क्या है चीज, क्या है? तो मैं कहता हूँ मध्य भिमबेटका इट्स एन ओल्ड साइट। भिमबेटका क्या है? एक ओल्ड साइट है जहां पे हमें क्या मिलते हैं? रॉक शेल्टर्स एंड केव्स। रॉक शेल्टर्स एंड केव्स। अब लोग पता है यहाँ पे रहते क्यों थे? पीपल चूज टू लिव इन दिस केव्स। व्हाई डिड पीपल चूज टू लिव इन दिस केव्स? आपके वहां पे पता है एनसीईआरटी में लाइन लिखी होगी, पीपल लिव, ओके, पीपल चूज टू लिव इन दिस केव्स। रीजन पूछेगी यूपीएससी, भाई रहना क्यों चाहता है? रीजन है इसके क्योंकि ये केव्स है, बारिश आई, रेन आई, आपको बचा लिया बॉस, ठीक है? हीट, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आपको बचा लिया बॉस। कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है बॉस, बचा लिया बॉस। आपको क्या किया इन्होंने? इन सारी चीजों से क्या कर लिया? आपको बचा लिया इन लोगों ने। यानी कि केव जो थी, दैट इज दिस केव प्रोवाइड देम शेल्टर। ये क्या प्रोवाइड करते थे? उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते थे। किन सारी चीजों से? रेन से, हीट से, कोल्ड वेदर से, इन सारी चीजों से वो क्या चीजें प्रोवाइड करते थे? आप लोगों को एक तरीके का शेल्टर प्रोवाइड करके देते थे कि आप इन केव्स के अंदर रहने पे क्या करते थे? सुरक्षित रहते थे, ठीक है? सुरक्षित ही महसूस करोगे। अगर फ्लड्स भी आ जाते हैं, इस केस के अंदर भी बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे भिमबेटका केव्स के बारे में इतनी बातें थी। एक और चीज पूछ लेता हूँ, चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करवा दूंगा। भिमबेटका केव्स कहाँ पे है? नर्मदा रिवर के पास है। नर्मदा रिवर कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कुंभत के ईस्ट में। देखो ये सारी चीजें ना, घबराओ मत, ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 1 में जिसने अच्छे से करी है उसे तो याद है। जो चैप्टर नंबर 2 से चालू करके बैठे हैं उनके लिए भी एक चीज मैं कह रहा हूँ कि कोई घबराने की बात नहीं, कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। देखो यूपीएससी इज नॉट लाइक दिस, का आप टेंशन में रहो। यूपीएससी में चिल आउट रहो, कोई बात नहीं। आप यू विल नेवर रिग्रेट अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, बट देन आल्सो यू विल नेवर रिग्रेट फॉर प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम, ठीक है? तो ओल्ड साइट्स के हमने देखा, रॉक शेल्टर्स, इन सारी चीजें आपको इन सारी चीजों से बचा लेती है, ठीक है? और ये नर्मदा रिवर के पास है। आगे आ जाते हैं हम इसके अंदर। यहाँ पे देख लो भिमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश के अंदर। इट्स ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर। पीपल चूज टू लिव इन दिस नेचुरल केव्स बिकॉज़ दे प्रोवाइड देम शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। जो भी रेन, हीट एंड विंड से उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते थे। These rock shelters are close to नर्मदा वैली, जैसे मैंने आपको बताया। Can you think of why people choose to live here? वही सेम रीजन है कि इन सारी चीजों से इन्हें प्रोवाइड करते थे शेल्टर, ठीक है? आगे एक ड्राइंग दे रखे हैं। अब देखो, अब इंसान है ना वहां पे केव्स के अंदर बैठा हुआ है, खाली तो बैठेगा नहीं। इंसान क्या एक इनक्विजिटिव एनिमल है, तो क्या करे? कुछ ना कुछ करेगा। जैसे इंसानों ने एक ड्राइंग से बना दी, हाँ दी, उनकी क्या करते हैं? एक एनिमल है और इंसान है। इंसान क्या करे? एनिमल को हंट कर रहा है। रॉक पेंटिंग है, रॉक्स का वहां पे जब केस में रहते थे खाली टाइम बैठे बैठे एक ड्राइंग बना देते थे। अ पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। जैसे मैनी ऑफ द केस इन व्हिच अर्ली पीपल लिव्ड हैविंग पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर फाउंड फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि यहाँ पे कुछ जगह है जहाँ पे बड़ी एग्जांपल मिलते हैं। द पेंटिंग शोज वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। देख रहे हो यार, उस टाइम के लोग ऐसी ड्राइंग बना रहे। सोचो, मतलब उस टाइम के लोगों का भी एक अच्छा खासा मेंटल लेवल था। हम ये नहीं कह सकते बददिमागी थे वो लोग। क्योंकि पता है हम लोगों के मन के अंदर अवधारणा होती है कि हम लोग जो है ना, हम ही सबसे ज्यादा स्मार्ट है। हमारे पूर्वजों के अंदर इतनी अक्ल नहीं होगी। जबकि एक चीज बताऊं, आपके जो पूर्वज थे ना, उनका जो दिमाग था, उनका जिस हिसाब से उनकी इन्वेंशन थी। आप इंडिया की जितनी भी पुरानी पुरानी चीजें देख लो, जैसे एक सन डायल का कंसेप्ट लेके आना, कितना अमेजिंग कंसेप्ट है। और ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स थे हमारे इंडिया के अंदर पुराने टाइम के अंदर, जो आपसे लाख गुना ज्यादा बेटर है, लाख गुना ज्यादा आपसे बेटर है।
ठीक है। तो ये अपनी अवधारणा निकाल दो दिमाग से कि ये जो जितने भी लोग होते होंगे, जैसे ये केव दिखा रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ से एंट्री पॉइंट है, ठीक है। जितने भी पुराने लोग होते होंगे इनके अंदर ज्यादा मतलब सेंस नहीं होता होगा, या फिर थोड़े मतलब दे वर नॉट सो मच मेंटली स्टेबल। ये बिल्कुल गलत है, ये हमारी अवधारणाएं होती हैं। हम काफी, मैं भी पहले ये सोचता था पुराने जमाने के लोगों को क्या ही पता होगा, बहुत कुछ पता था उन लोगों को, दे वर सो मच अवेयर। फिर जैसा मैंने आपको साइट्स का मतलब बताया, साइट्स आर द प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, यानी कि इन सब कुछ चीजें मिलती है। दीस वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will learn more about these in different sites in later chapter. अगले चैप्टर्स के अंदर जैसे साइट्स के मैंने टॉपिक समझा दिया था आप लोगों को, साइट्स क्या है। फिर फाइंडिंग अबाउट फायर। अब फायर हमें कहाँ पे मिली थी, तो बॉस चलते हैं कुरनूल केव्स के अंदर। कहाँ पे चलना है बॉस हमें, कुरनूल केव्स के अंदर। कुरनूल केव्स है कहाँ पे, सोचो बॉस, कश्मीर के पास, या फिर पाकिस्तान में, या कहाँ पे मिलेगी हमारे कुरनूल केव्स, या आपको मिलेगी आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ मिलेगी आपके आंध्र प्रदेश, कहाँ पे आ जाता है देखो, ये यहाँ पे आपका थोड़ा ऊपर की साइड तेलंगाना है, और यहाँ पे नीचे वाली साइड आ जाएगा आपका ये रहा कुरनूल केव्स। ओके, क्या है यहाँ पे आपका कुरनूल केव्स। अब ये आपका कुरनूल केव्स है, इसके बारे में थोड़ी बारे में बात कर लेते हैं। कुरनूल केव्स वाज द केव्स, Kurnool caves are the caves. Kurnool caves are the caves where traces मिले। traces मतलब सबूत मिले। सीआईडी को जैसे सबूत मिलते हैं ना, traces of fire have been found. traces of fire have been found. traces किसके मिले आपको, have been found of fire। किसके मिला आपको, फायर के, बोले तो फायर है मैं। ओके, कौन है मैं, बोले तो बीड़ू फायर है मैं। फायर के आपको क्या मिले, ट्रेसेस मिले हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो कुरनूल केव्स के अंदर, जो सेल्टर्स के अंदर रहते थे, उन लोगों को फायर का कंसेप्ट पता था। हमें इस चीज से आइडिया मिलता है कि हाँ भाई, इन लोगों को फायर का कंसेप्ट पता था। अब यहाँ पे आप फायर को किस चीज तरीके से यूज कर सकते हो, तो फायर के क्या क्या यूज होंगे, सोच के देखो, क्योंकि यही सारी चीजें आपको ना आपका दिमाग बड़ा करेगी। कि आपका मतलब ऐसे होगा कि आपका जो व्यू पॉइंट है वो बड़ा होगा। वीडियो को पॉज करके एक सेकंड सोचो, सोच लिया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, किन किन लोगों के मन में ये आया था, स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को भगाने के लिए इस्तेमाल हो गए, जिनके दिमाग में बहुत बढ़िया बात है। दूसरा पॉइंट किसके मन में आया कि सोर्स ऑफ हीट है ये, ठीक है। इसके अलावा किसके मन में आया, रोस्ट करने के लिए, रोस्ट मीट, मांस को कच्चा खाना और मांस को पका के खाना, फर्क है ना। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स है, ये किन किन के मन में, अगर आपके तीनों इससे भी ज्यादा पॉइंट्स है तो डेफिनेटली आपका जो व्यू पॉइंट है एक बड़ा व्यू पॉइंट है, ठीक है। अगर नहीं है तो अपने व्यू पॉइंट को आपको बड़ा करना पड़ेगा। सर ये कैसे, अब क्या तो देते हैं टीचर, व्यू पॉइंट को बड़ा करो, कैसे करें, इमेजिनेटिव हो, चीजों के बारे में सोचो कि अच्छा आप खुद को इमेजिन करो कि अच्छा मैं किसी रॉक सेल्टिंग के अंदर रह रहा हूँ, मैं फायर के क्या क्या यूज कर सकता हूँ। सोचो, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। जैसे मैप 2 के अंदर मैंने बता दिया था, ट्रेसेस ऑफ एश हैज बीन फाउंड वेयर दे सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। फायर के यूज से, फायर इस्तेमाल थे, मतलब ये मतलब जानते थे कि फायर क्या चीज है, फायर का कंसेप्ट जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, एज अ सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज कर सकते हैं, हीट की तरह भी, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को भगाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। व्हाट डू वी यूज फायर फॉर, आज हम अग्नि को कई को यूज करते हैं, सोच के देखो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये सोच के देखो कि आज के टाइम के अंदर बॉस आज हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आ जाता है आपके नेम्स एंड डेट्स। बेसिकली अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बॉस क्या क्या आपके टाइमलाइन थी। देखो, चैप्टर की स्टार्टिंग है, आप लोगों ने जिन्होंने चैप्टर स्टार्टिंग से देखा, मैं भी कह रहा हूँ चैप्टर बीच में से देख रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है बॉस, ठीक है। क्योंकि पिछला टॉपिक रिलेट करके चलता हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन वन कंसेप्ट, दैट इज लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। दिस इज माय बेसिक थिंग कि मैं अगर किसी चीज को बताता हूँ कि मैं जिससे सबसे ज्यादा रिलेट करता हूँ, दैट इज लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। मैं लॉ ऑफ कनेक्टिविटी से ही सबसे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले एक चीज में बोली थी कि हमारे पास अर्लीस्ट डाटा किसका, 20 लाख साल पहले का, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो तक का, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे आपको टॉपिक जो है आपका वो है आपके पास टाइमलाइंस, ठीक है। टाइमलाइंस का है आपको अर्लीस्ट किसके बारे में पता है, 2 मिलियन ईयर्स अगो तक के, है ना, ईयर अगो। अब इसी 2 मिलियन ईयर अगो को आगे क्लासिफाई करते करते 3 मेजर टाइमलाइंस के अंदर हमारी हिस्ट्री को बांटा जाता है, ठीक है। एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले आते हैं 2 मिलियन ईयर अगो से 12,000 सालों तक। अब मैं एक चीज बताऊंगा, सर 12,000 सालों पे क्यों रोका आपने, 20,000 सालों पे क्यों नहीं रोका, ये इसके अगला जो टाइमलाइन मतलब बोल रहा हूँ कि ये तो पहली टाइमलाइन समझा रहा हूँ, उसके बाद वाली टाइमलाइन में बताऊंगा क्यों चेंजेस थे, ठीक है।
2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 साल तक आपका चला था पैलियोलिथिक पीरियड। ये आपका है पैलियोलिथिक एज कहते हो या फिर पैलियोलिथिक पीरियड कहते हो। जो आपको ये पैलियो वर्ड है ना, ये किससे बना हुआ है? पेलायो वर्ड से बना हुआ है। पेलायो वर्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। ये जो लिथिक वर्ड है ये बना हुआ है लिथोस वर्ड से। किससे बना हुआ है? लिथोस वर्ड से। दोनों ग्रीक वर्ड है। लिथोस वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टोन। तो ये क्या बन गया? ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पैलियोलिथिक एज का बेसिक मतलब देखा जाए तो क्या है वो? ओल्ड स्टोन एज। हम इसके बारे में, हम इसके अंदर किसके बारे में बात करेंगे? ओल्ड स्टोन एज। अब ये देखो यार कितना मतलब बड़ा पीरियड है, और जितना बड़ा पीरियड है, यानी कि एक चीज आपको बताऊं, दिस पीरियड कवर्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। 99% ह्यूमन हिस्ट्री जो है ना वो इसी पीरियड के अंदर है। 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कौन से पीरियड में? इसी के अंदर है बॉस। और एक और चीज बताऊं, इसी पीरियड की हमें सबसे कम जानकारी है। हमें अपने इसके बाद 12,000 साल के बाद वाले टॉपिक्स हैं, वहां तक आपको पता होगा कि किस किस तरीके से है। और एक और चीज बताओ, एक और रेफरेंस दो। आपकी जो है, क्या नाम लेते हैं, चलो अभी आप क्लास 12 वाले नहीं होंगे, क्योंकि क्लास 12 के अंदर आपका एक चैप्टर रहेगा, ठीक है। अगर क्लास 6 के हो तब तो कोई बात नहीं, वैसे क्लास 12 जो पास आउट कर चुके हैं थोड़ी थोड़ी चीजें तो याद होगी। क्लास 6 के अंदर आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जियोग्राफी है कि ना, तो उस चैप्टर को बड़ा अच्छे तरीके से उठाऊंगा मैं। तो जियोग्राफी के अंदर आप लोगों को वो जो चैप्टर था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसके अंदर आपने एक लाइन पढ़ी थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन इज जस्ट 12,000 ईयर्स ओल्ड। सिर्फ 12,000 साल पहले है। देखो लोग तो ये पॉलिटी, हिस्ट्री और क्या हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स इन्हें रिलेट नहीं कर पाते, हम लोगों ने तो इंग्लिश को रिलेट कर दिया। तो इतना इंटरेस्टिंग बनाओ ना चीजों को कि मजा आए पढ़ने के अंदर, ठीक है। तो 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 साल पहले तक हमने बात करी। ये 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री भी कवर करता है। अब से जितना बड़ा पीरियड है उसे हम उतने ही पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे। इसलिए जो पार्ट है आपका पैलियोलिथिक पीरियड, इसे 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया है। इसे कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है? 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया है। सबसे पहले आता है अपर पैलियोलिथिक, फिर आता है आपके पास मिडिल पैलियोलिथिक, और लास्ट आ जाता है आपका लोअर पैलियोलिथिक। ये फर्दर डिस्क्राइब्ड है कि इस तरीके से चीजों को बांटा हुआ है। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट योर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि आपको चीजें जानी है पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक है। इसका टाइमलाइन आपको पता है, इसके वर्ड्स का मतलब आपको पता है। 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थी इसके अंदर। इसे 3 फर्दर पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया था। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन अ लेंथी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडीइंग। दे कॉल्ड द अर्लीस्ट पीरियड पैलियोलिथिक। This comes from 2 Greek words, palaio means old and lithos means stone। देखो जब टॉपिक समझ में आता है ना, फिर एनसीईआरटी पे रीडिंग करना आसान है। Okay, lithos means stone. The name points to the importance of the importance of find of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago से 12,000 साल तक। This long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. This long span covers 99% of human history। देखो सारी चीजें आपको पता थी, यानी कि आपको इसके अंदर कोई अलग से चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। This was the benefit of my classes। तो प्रमोशन करना होता है खुद का। देखो मैं पता है प्रमोशन पता है मैं भी क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैं, क्योंकि मुझे आप लोगों की, देखो आई हैव अ जेन्युइनली लव फॉर यू ऑल गाइस। और मेरा पता है क्या, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, पर मुझे बाकियों का नहीं पता, क्या पता वो मुझसे भी 100% दे रहा हूँ। लेकिन मेरा मोटिव है कि जब मैं मेरा 100% देता हूँ तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, यार मैं अपना 100% दे रहा हूँ ना, तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं आप लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आप लोगों को 100% प्योर अच्छा कंटेंट मैं ही दूंगा। हो सकता है बाकी टीचर डेफिनेटली, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली बाकी टीचर बड़े कंटेंट देंगे, लेकिन मैं मेरी मेहनत के ऊपर मुझे उनकी मेहनत से ज्यादा भरोसा है, क्योंकि मैंने मेरी मेहनत खुद देखी है कि मैं आप लोगों के प्रति कितनी मेहनत करता हूँ। दूसरा पीरियड आता था आपके पास मीसोलिथिक। ओके, मीसोलिथिक। अब सर एक चीज बताओ, आपने क्या तो दिया अगले पीरियड के अंदर समझाओगे, 12,000 साल पे क्यों रोके? तो मैंने कहा 12,000 साल पहले क्लाइमेटिक चेंजेस हुए थे, और जो आपके हर्डर फार्मर्स थे ना, जो पहले हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, जो कि फार्मर्स बने सिर्फ एक ही पॉइंट की वजह से बने। एक ही पॉइंट था हिस्ट्री के अंदर, जब वो लोग क्या हुए, हंटर गैदरर से क्या बन गए थे, फार्मर बन गए थे। और वो पॉइंट क्या था? 12,000 साल पहले। कौन सा पॉइंट आया था? जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज हुए थे। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ही इंसान को अपना ऑक्यूपेशन बदलना पड़ा था। तो आपको मीसोलिथिक पीरियड है, बहुत छोटा पीरियड है, 12,000 सालों से 10,000 सालों तक ही चलता है ये आपका मीसोलिथिक पीरियड। ये इसकी टाइमलाइन थी। इसके अलावा मीसोलिथिक के अंदर हम क्या कहते हैं, अब देखो पता है क्या, अब लोग थोड़े नॉलेजेबल हो गए थे, ठीक है, क्योंकि खेती बाड़ी भी करने लग पड़े थे इस पीरियड के अंदर, खेती बाड़ी भी चालू हो गई थी। लेकिन इस पीरियड के अंदर बेसिकली क्या हुआ, लोग जो टूल्स यूज करते थे, स्टोन टूल्स, अब उनके बारे में उन्हें पता चल गया यार इतना बड़ा स्टोन टूल की हमें उठाने की जरूरत नहीं है। लोग स्मार्ट हो गए, तो उन्होंने क्या किया
कि वो जो टूल्स इन्होंने छोटे छोटा कट करके है ना, उन्हें छोटा और टाइनी बना दिया, पॉलिश बना दिया, यानी कि उन्हें क्या कर दिया, उन्हें धारदार बना दिया और छोटे छोटे स्टोन के जो टूल्स है उन्हें हैंडल्स पे अटैच कर दिया गया। आपने ऐसी आरी देखी है ना, इसके अंदर अभी तो क्या होता है कि हम यहाँ पे तो वुड यूज करते हैं, उस टाइम के लोग बोन्स भी इस्तेमाल करते थे और आगे क्या लगाते हैं, अब तो हम लगा देते हैं मेटल की वो जो सीट होती है, लेकिन पहले के लोग क्या लगाते थे, उनके पास तो मेटल नहीं था तो वो क्या लगाते थे, वो स्टोन्स लगाते थे। ठीक है, तो इस तरीके के स्टोन टूल्स जो थे वो यूज किए जाते थे, क्योंकि जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे वो स्मॉल एंड टाइनी थे, स्मॉल एंड टाइनी थे, इसलिए उन्हें पता क्या कह दिया गया, उन्हें माइक्रोलिथ्स कह दिया गया, माइक्रोलिथ्स। अब ये माइक्रोलिथ्स कहाँ पे इस्तेमाल होते होंगे, अब सोच के देखो, आपने आदि पुरुष मूवी आशा करता हूँ कि देख ली होगी, क्योंकि अच्छी मूवी टॉपिक पे आते हैं कि अच्छी मूवी थी वैसे, मुझे मतलब इतनी भी ज्यादा मतलब थी, मुझे मतलब सही लगी मूवी, काफी पॉइंट्स थे जो मुझे थोड़े ठीक से नहीं लगे, पर अच्छी मतलब एवरेज मूवी में कह सकता हूँ कि मुझे जनरली मूवीज पसंद आ जाती हैं, मुझे ऐसे बेकार से बेकार मूवीज में मुझे पसंद आ जाती है। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ी आदि पुरुष थोड़ी ठीक ठाक सी लगी, कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, पर कोई बात नहीं, डेफिनेटली हम काफी चीजों से सीखते हैं, तो मैंने पहले चैप्टर में 1 में बताया था, आप अपनी गलतियों से सीख के, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या, आप हिस्ट्री से सीख सकते हो ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए, और फ्यूचर कब अच्छा होगा जब प्रेजेंट में चेंजेस करोगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, लास्ट टॉपिक हमने कैसे किया था, हाँ मैंने माइक्रोलिथ्स के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है, ये माइक्रोलिथ्स होते क्या है, सॉरी ओके, माइक्रोलिथ्स के बारे में बता देता हूँ। माइक्रोलिथ्स का आपने देखा होगा, आदि पुरुष मूवी के अंदर श्री राम जी क्या करते हैं, यहाँ से एरो, या बाहुबली मूवी मान लेते हैं, बाहुबली मूवी के अंदर आपने देखा वो जो मतलब तीर कमान चलाते थे, यहाँ से यहाँ तक तो वुड होता था, आगे पता है क्या, आपने देखा एरोस किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, तो ये तो आपका वुड होता है, ठीक है, ये तो आपका वुड होता है, ये क्या होता है, सर ये मेटल होता है, ठीक है, उस टाइम पे अगर हम इतने साल पहले की बात करें तो वो यहाँ पे क्या अटैच करते थे, स्टोन अटैच करते थे, स्टोन। तो ये किस चीज के मदद कर, एक आपने भाला देखा, भाला जो हमारे नीरज चोपड़ा जी है उन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर किया है, जो आपके भाला होते हैं ना, जिन्हें आप स्पीयर्स कहते हो, ये तो कौन सी होगी, ये आपकी एरोस होगी, जो स्पीयर्स होते हैं ना आपके, उन्होंने देखा इस तरीके का, अगर आपने बचपन में छोटा भीम देखा होगा, तो जो महाराज होते हैं उनके आसपास देखे जितने भी बंदे होते हैं वो एक डंडा से लेकर खड़े होते हैं, तो डंडे के ऊपर ऐसी तीखी सी चीज सी बनी होती है ना, तो वो जो होती है, ये क्या होता है, यहाँ पे ये तो वुड है, ये क्या है, ये स्टोन है, ये क्या है, ये स्टोन है, तो ये किस चीज की मदद आ गई है बनाने के लिए, स्पीयर्स। तो आपने देखा कि जो मीसोलिथिक पीरियड थे इसके अंदर स्टोन टूल्स को कितना छोटा बना के दूसरे टूल्स के कॉम्बिनेशन में डाल के उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। पढ़ते हैं इसके अंदर, द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, देखो मैंने कहा था कौन सा पॉइंट आता है एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ, बिगिनिंग अबाउट 12,000 इयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 साल तक चला था पीरियड मीसोलिथिक, यानी कि मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर जनरली टाइनी एंड उन्हें क्या कह देगा, माइक्रोलिथ कह देगा। Microliths primarily stuck to the handle of bone and tools to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of the tools continued to be in use. Saws और sickles क्या होता है आपके, saws होता है आपकी आरी, आरी देखी आप लोगों ने, आरी, saws होते हैं वो, sickles होते हैं आपके एक क्रॉप कटिंग टूल होते हैं, जो कि इस एरिया से बिलोंग करते होंगे, उन्हें पता होगा थोड़ी फार्मिंग बैकग्राउंड से, कि फसलों को ऐसे उठा के उनकी जड़ों को इस तरीके से मारा जाता है, मतलब इस तरीके से हथियार चलाया जाता है ताकि वो जो वहां से कट हो जाए, तो ये जो होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, सिक्कल कहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, अभी तक हम लोगों ने कितने पॉइंट्स कर लिए हैं, हम लोगों ने 2 पीरियड टाइमलाइन के बारे में बात कर लिया, आ जाते हैं हम अपनी थर्ड टाइमलाइन के ऊपर, जो कि हमारी थर्ड टाइमलाइन कौन सी हमारी, द थर्ड टाइमलाइन इज नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड, काफी दिनों बाद लेक्चर ले रहा हूँ ना, इसलिए आज थोड़ा है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, काफी मैं ना काफी दिन भी नहीं, मतलब 2 दिन बाद लेक्चर ले रहा हूँ, पर जो रेगुलरिटी होती है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है मेरी, आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा, मैं भी इरेगुलर ना हूँ। नियोलिथिक पीरियड, ओके, नियोलिथिक पीरियड, ओके, नियोलिथिक पीरियड आपको न्यू से पता चल गया होगा, न्यू पीरियड है, आपको पता है नियोलिथिक पीरियड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, 10,000 साल पहले आया था ये, और 4,500 साल तक चला, तो सर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका ब्रोंज एज आया था, क्या था आपका, ब्रोंज एज आया था, ये हम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर अगले क्लासेस के अंदर बताऊंगा मैं इसे, ब्रोंज एज क्या है, अभी तक बस इतना समझो कि नियोलिथिक पीरियड के बाद ब्रोंज एज आया था, इसके अंदर फाइन कटिंग एज और पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था, पॉलिश टूल का इस्तेमाल हो रहा है, बस इस पीरियड के अंदर इतनी नॉलेज है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ बाहर से है
देखिए इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, द नेक्स्ट स्टेज वी फाइंड अबाउट 10,000 साल पहले इज नोन एज न्यूलिथिक पीरियड। वी हैव आल्सो मेंशन्ड द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस यू विल, इसके अंदर दे नहीं रखा 4,500 साल पहले, लेकिन ये नॉलेज है, आप लोगों को पता होना चाहिए कितने पीरियड तक चला था 4,500 साल पहले, क्योंकि उसके बाद ब्रोंज एज आ गया था। आगे देखते हैं इसके अंदर यही सारी चीजें लिखी हुई, नेम सम प्लेसेस यू विल फाइंड सम, ओके, नेम ऑफ many more places in the later chapter we often use present day names of the places where people, फालतू की चीजें यहाँ तक क्या होता था, चाहो तो मन करे तो पढ़ लेना, मेरी एडवाइस है कि ना पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। आगे आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर। दैट इज अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैंने कहा था 12,000 साल पहले क्या हुआ, आपका एनवायरनमेंट क्या होने लग पड़ा, चेंज होने लग पड़ा। क्या हुआ, आपका जो एनवायरनमेंट था वो क्या होने लग पड़ा, चेंजिंग एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट क्या होने लग पड़ा, चेंज होने लग पड़ा, चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट क्योंकि क्या हुआ, 12,000 साल पहले क्लाइमेटिक चेंजेस जो थे वो बदलने लग पड़े, और कहां पे हमारे शिफ्ट आने लग पड़े, हम शिफ्ट हो गए रिलेटिवली वार्मर कंडीशंस की तरफ। रिलेटिवली वार्मर कंडीशंस की तरफ हमारा जो कंडीशन जो थी, अब पहले ज्यादा ठंड पड़ती थी, अब थोड़ी गर्मी पड़ने लग पड़ी। अब ज्यादा गर्मी पड़ने से क्या हुआ, आइस का भी मेल्ट हुई। अब जो आइस थी, देखो इसे मैं सीक्वेंस के अंदर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। आइस थी वो क्या हुई, मेल्ट होगी। आइस के मेल्ट होने से क्या हुआ, रिवर्स क्या थी, वो फॉर्म्ड होगी, रिवर फॉर्म, जो रिवर फॉर्म्ड होगी। अब इससे क्या हुआ, आपके जो ग्रासलैंड थे वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ग्रासलैंड्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, क्योंकि अगर बर्फीला, अगर ज्यादा ठंड पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा पानी, ज्यादा ठंड पड़ेगी, बर्फ जम के रहेगी, यानी कि आइस जो है वो अपने फ्रोजन स्टेट के अंदर रहेगी, बहेगी, तो इससे क्या होगा, प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, उस वजह से क्या होगा, ग्रीनलैंड क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, पानी ज्यादा से ज्यादा क्या जा रहा है, और फ्लो होता जा रहा है, पानी अपना रास्ता तो ढूंढ ही लेता है, रिवर्स फॉर्म हो रही है, जिस वजह से ग्रासलैंड जो थे वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी बंजर जमीन है जहां पे पहले नहीं था, लेकिन वहां पे पानी क्या है, जिस वजह से क्या होगी, वो जमीन भी हरी भरी होगी, ग्रासलैंड फॉर्म हो गए। और जब ग्रासलैंड फॉर्म हुए तो वहां पे रहने वाले एनिमल्स जैसे कि डियर, एक आपके इसमें एनसीईआरटी में वर्ड आता है एंटीलोप्स। एंटीलोप्स एक तरीके के डियर्स होते हैं, उनके सींग जो होते हैं ना वो थोड़े से मतलब ज्यादा होते हैं, ज्यादा मतलब ब्रांचेस की तरह होते हैं उनके सींग, कुछ इस तरीके से होते हैं उनके सींग। एंटीलोप जो थे, आपकी सीप होगी, आपके सबसे फेवरेट एनिमल क्लासिक हिस्ट्री के अंदर, सीप, गोट एंड कैटल। ये जब सारे लोग जो थे, आपने देखा ये सारी चीजें, ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, दीज एनिमल्स सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। ये एनिमल्स किस पर सर्वाइव करते हैं, ग्रास के ऊपर सर्वाइव करते हैं। किसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, ग्रास के ऊपर सर्वाइव करते हैं। वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इस सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, आपका फ्लोरा एंड फना भी चेंज हुआ। बॉस क्या चेंज हुआ, आपका फ्लोरा एंड फना। सब फ्लोरा क्या होता है, फना क्या होता है, वो भी बता देता हूँ। फ्लोरा बेसिकली मीन्स फ्लोरा एंड फना। वो फना आमिर खान की मूवी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब आपका अब फ्लोरा एंड फना के ऊपर कैसे चेंजेस आए, देखो जियोग्राफी चेंज हुई। हम एक चीज इससे बेसिकली कहते हैं, इसके अंदर क्या हुआ, 12,000 साल पहले हमारी जियोग्राफी चेंज हुई। हमारी क्या चेंज हुई, हमारी जो जियोग्राफी थी वो क्या हुई, चेंज हुई। अब हमारी जियोग्राफी के चेंज होने की मदद से, वजह से, हमारी जो जियोग्राफी के चेंज होने की वजह से क्या हुआ, अब अगर ठंडा इलाका है, पहले हम अलग क्रॉप उगाते थे, अब जो मौसम है वो ज्यादा गर्म हो गया। पहले ठंडी का अकॉर्डिंग मौसम होगा, जो सर्दियों की सब्जी होती है वो उगाते थे। अब गर्मियां आ गई, गर्मियों की सब्जी, अब गर्मियां ज्यादा पड़ने लग पड़ी, गर्मियों की ज्यादा सब्जी उगाएंगे। किससे, किसके अंदर चेंज आएगा, वेजिटेशन के अंदर, आपके फ्लोरा के अंदर, वेजिटेशन के अंदर। अब एक चीज बताओ, जैसे मैंने कहा एनिमल्स इंक्रीज हो गए, क्या हुआ, जिस तरीके के एनिमल्स वहां पे रह रहे थे, यानी कि अगर मान लेते हैं पहले वहां पे थोड़े थोड़े ऐसे एनिमल्स रहते थे जो कोल्ड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते थे, वो लोग ज्यादा रहते थे। अब वार्मर कंडीशंस आ गई, तो इससे क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डियर्स थे, एंटीलोप्स थे, सीप, गोट, कैटल थे, ये क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो जो टाइप्स ऑफ एनिमल जो वहां पे रहते थे वो भी क्या होते हैं, इसके अंदर चेंज हो जाते हैं। एनिमल्स भी चेंज होता है, या एनिमल्स की संख्या बढ़ जाती है। फ्लोरा मींस योर प्लांट्स एंड फना मींस योर एनिमल्स। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा, अबाउट 12,000 years ago there were major changes in the climatic condition of the world। क्लाइमेटिक कंडीशन जो थी दुनिया की, उसके अंदर चेंजेस आने लग पड़े विद द रिलेटिवली वार्म कंडीशंस की तरफ। वार्म कंडीशंस की तरफ हम शिफ्ट हो गए। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। दिस इन टर्न लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर्स, एंटीलोप, गोट, सीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल हु सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, यानी कि वो सारे एनिमल जो कि जिन्होंने ग्रास पे सर्वाइव किया। दोस हु वांटेड दीस एनिमल नाउ फॉलोड देम।
अब जो हंट करते थे इन एनिमल्स को, वो क्या करते थे, उन्हें फॉलो करते थे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड इन फूड हैबिट्स की मदद से एनिमल्स को पालना कैसे चालू किया था, वो भी मैं इसके अंदर बताऊंगा। फूड हैबिट साइंस लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी जो बेसिकली ह्यूमन माइंड जो है वो 40 to 45 मिनट की क्लास ही रखता हूँ मैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखता। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को मैं देने को तो दे सकता हूँ, एक आध घंटे के अंदर मैं चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन एक आध घंटे के अंदर क्या मैं आपको अपना 100% दे पाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं क्लास जो है वो 40-45 मिनट की रखता हूँ, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अभी 5-10 मिनट की और क्लास है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसी को। ओके, तो जो हंट करते थे, सो दोस हु हंटेड दीस एनिमल नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड breeding season. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. लोग फिशिंग तक करने लग पड़े थे। देख रहे हो विनोद, कितने ज्यादा एडवांसमेंट हो रही थी, देख रहे हो ना सारे। अभी जितना भी टॉपिक है ना, एक बार थोड़ा पढ़ो, मैं एक बार थोड़ा चलो, मुझे भी थोड़ी देर बैठने का आराम मिलना चाहिए। ये बार बार है ना, मेरा माइक है ना बार बार फंस सा जाता है यहाँ पे, सस्ता स्टैंड है ना, इसमें फंस सा जाता है। मैं सोचूं मैं वहां पे whenever I used to take a turn like this ना, ये यहाँ पे है ना उलझ सा जाता है। चलो भाई, अब मत उलझ ना। चलो अब आ जाते हैं द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। वैसे एक अच्छा टॉपिक भी है। अब मैं थोड़ा एक बार टाइम लिमिट देख लेता हूँ कि अगर हमारे 40 मिनट से 10 मिनट के अंदर है वो हमारे पास टाइम। 10 मिनट है यार, 10 मिनट में समझा दूंगा, ठीक है, 10 मिनट है, ज्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक ऐसा हो जाए ना कि उसके बाद मैं आप लोगों को छोड़ सकता हूँ, उसके बाद तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं फिर आप लोगों को जाओ आओ जो चैप्टर उसे रिवाइज करो। लेकिन अगर मैंने टॉपिक नहीं करा तो पिछले टॉपिक्स की कनेक्टिविटी टूट जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग खेती बाड़ी में कैसे आने लग पड़े। अब बेसिकली बताता हूँ, क्लाइमेट चेंज हुए, ठीक है। अब क्लाइमेटिक चेंज इसकी वजह से आपने देखा कि पानी बहने लग पड़ा। अब जब पानी बहने लग पड़ा तो पता है कुछ ग्रेन बियरिंग क्रॉप जो थी, कौन सी, ग्रेन जो अनाज देती हुई क्रॉप है, आगे ग्रेन बियरिंग क्रॉप जो है ना, ग्रेन बियरिंग क्रॉप्स, जो आपकी ग्रेन बियरिंग क्रॉप्स हैं, जैसे कि कौन कौन सी आ जाती है आपकी ग्रेन बियरिंग क्रॉप्स, ग्रेन बियरिंग क्रॉप्स, ग्रेन बियरिंग क्रॉप्स इसके अंदर कौन कौन से आपकी, राइस, व्हीट, बार्ले, ये जो बेसिकली 3 क्रॉप्स हैं, ग्रो होगी अपने आप, ग्रो नेचुरली। ये सारी चीजें क्या हुई, ग्रो ही नेचुरली। अब कहाँ पे ग्रो हुई है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ग्रो नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर। तो इससे हम एक चीज क्या जरूर कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हुई थी हर्डर से फार्मर्स तक की, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं थी, वो ऑल अक्रॉस द कंट्री हुई थी, यानी कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब हुई थी। क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज जरूरी नहीं है सिर्फ इंडिया के अंदर चेंज हुआ था, हर जगह चेंज हुए थे। और ये सारी क्रॉप जो थी वो अपने आप नेचुरली ग्रो होने लग पड़ी। अब इंसान है, ग्रो होती हुई क्या कहेगा, अच्छा ग्रो रही है, नहीं, इंसान क्या होते हैं, इंसान को क्या होते हैं, चुल मची होती है। तो क्या देखा, मैन क्या है, इसमें एक अच्छी लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैन इज एन इनक्यूजेटिव एनिमल। इनक्यूजेटिव एनिमल, इनक्यूजेटिव एनिमल, इनक्यूजेटिव का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्सुक होता है चीजों के बारे में जानने के लिए। ये पर्टिकुलर चीज हुई तो हुई कैसे, इनक्यूजेटिव एनिमल है, यानी कि ज्यादा जानना चाहते हैं कि भाई बहुत ये पर्टिकुलर जो चीज है ये हुई तो हुई कैसे, इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए। ओके, एस मैन इज एन इनक्यूजेटिव एनिमल, मैन क्या इनक्यूजेटिव एनिमल है, सॉरी, मैन इज एन इनक्यूजेटिव एनिमल। तो उसके मन में आई कि यार ये कैसे ग्रो हो रही है, तो उसने क्या क्या स्टडी करने लग पड़ा, देखने लग पड़ा कि अच्छा इनकी कल्टीवेशन कब होनी चाहिए, इनमें कितना टाइम लगता है पकने के अंदर, क्या अनाज है वो अनाज को पकने के अंदर, यानी कि अनाज जब तक पूरा ग्रो होता है उसमें कितना टाइम लगता है। ये सारी चीजें क्या करे, इंसान सोच रहे कि यार अच्छा इसमें इतना टाइम लगता है, अच्छा इस पर्टिकुलर काम में इतना टाइम लगता है। ओके, इंसान क्या करे, इन सारी चीजों के बारे में सोच रहे, इन सारी चीजों के बारे में इंसान क्या करे, सोच रहा है, क्योंकि मैन क्या एक इनक्यूजेटिव एनिमल है, इन सारी चीजों के बारे में सोचने लग पड़ा। और उसने क्या सोचा, यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। सबके मन में आता है, हमारे फुकरा भाई जो है आजकल बिग बॉस के घर में है, उन्होंने किस तरीके से जर्नी करी थी, उन्होंने भी तो कहा था कि मैंने ऐसी एक वीडियो बनाई थी पानी को कंपेयर करने की, तो उन्होंने क्या किया, पानी को कंपेयर किया, देख लो क्या यहाँ पे। तो इंसान के अंदर भी क्या हुई, चल मची, उन्हें लगा कि यार ये खेती बाड़ी है ना, यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने क्या किया, खेती बाड़ी करने लग पड़ा। इस तरीके से इंसान क्या बन गया, फार्मर बन गया। लेकिन आपने देखा कि अगर क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं होते तो इंसान कभी फार्मर ही नहीं बनता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फार्मर बनने की ये कहानी थी कि इंसान ने देखा कि यार ये तो चीज मैं भी कर सकता हूँ, खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरीके से हो गया, मैं बन गया, फार्मर बन गया। तो फार्मर की तो एक कहानी है, लेकिन एक और नाम की इसमें जुबानी है, जो कि है हर्डर। हर्डर कौन होता है, जानवरों को पालने वाले, जो कि एनिमल्स को रियर करते हैं। आपको पता है सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग। देखो कुत्ते वफादार स्टार्टिंग से ही हैं। वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग वाज द फर्स्ट टेम्ड एनिमल।
और जो हमारे पालतू जानवर थे, तो इंसान भी क्या करते थे, उनके प्रति लव हो जाता था, मतलब प्यार होता है हमें हमारे जानवरों से। तो किस तरीके से प्यार प्रकट करते थे, मैन जो थे ना, जो भी एनिमल जो टीम करते थे, टीम यानी कि जो इनके एनिमल्स को वो पालते थे, जिन भी एनिमल्स को वो पालते थे, उन्हें वो पता क्या करते थे, उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। प्रोटेक्ट किससे करते होंगे सर? करते दूसरे वाइल्ड एनिमल से। दूसरे वाइल्ड एनिमल जो भी आते थे ना उनके पास, यानी कि काफी बार हंटिंग के लिए कोई वाइल्ड एनिमल आ गया, ठीक है, जैसे मेरे पास मान लेते हैं एक सीप है, ठीक है, कोई वाइल्ड एनिमल आ गया मेरे सीप का शिकार करने के लिए, मैंने क्या किया, उसे भगा दिया। क्यों? क्योंकि मेरा क्या एक तरीके का अटैचमेंट भी कह सकते हैं, वो सारी चीजें थी उन सीप्स के साथ भी। और ये आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वो हमेशा उन्हीं तरीके के एनिमल्स को ट्रेन करते थे जो कि अच्छे हो, यानी कि वो शेर को कभी नहीं पालेंगे। क्यों नहीं पालेंगे शेर को? क्योंकि शेर से उनका क्या है भाई, किसी ने इसे खाना नहीं दे पाया, ये तो हमारा शिकार करेगा। यानी कि बेसिकली किन एनिमल्स को डेयर करते थे, जो कि ग्रास खाते थे। हर्बीवोरस एनिमल्स को ही वो टेम करते थे, कभी कार्निवोरस को टेम नहीं करते थे। भाई किसी दिन खाना नहीं दिया, ये तो हमें खाना समझ के खा लेगा, फिर होगी ना डायडाफेस। इसलिए वो क्या करते थे, कभी भी जैसे ये जो एनिमल्स होते थे कार्निवोरस एनिमल, उन्हें कभी नहीं टेम करते, हमेशा ग्रास बेयरिंग एनिमल्स को ही टेम करते थे। तो सर आप बात तो करो टीम की शुरुआत कैसे हुई? तो आजकल आप लोग अगर कभी आपके गली के अंदर जो आप अगर किसी भी कुत्ते को अगर रोटी डालते हो, आप लोगों ने कभी नोटिस किया, अब से एक दिन रोटी डालते हो, दूसरे दिन रोटी डालते हो, तीसरे दिन रोटी डालते हो, वो वहीं पे आके बैठ जाता है। इंसान ने भी ये साइकोलॉजी फॉलो करी। जहाँ पे रहता था इंसान, उसने क्या किया, जो खाना खुद तो खाते था, थोड़ा खाना क्या किया, बाहर छोड़ दिया। ठीक है, अब बाहर छोड़ दिया तो क्या हुआ, एनिमल्स को स्मेल है, एनिमल आए, एक आध एनिमल आया, उसने देखा, वो उसने फूड उनके लिए इजीली अवेलेबल था, फूड लिया, खाया, गया, उसने वापस अगले दिन रहा। उस एनिमल को पता क्या लगा, यार यहाँ पे तो बढ़िया मस्त जगह है, यहाँ पे तो खाना इजीली अवेलेबल हो जाता है। इससे पता है उनके फिजिक पे भी फर्क पड़ा, किस तरीके से पड़ा वो अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। एनिमल्स है, एनिमल्स ने देखा यार वापस फूड इजीली अवेलेबल है, एनिमल ने क्या किया, ये यहीं पे रहता हूँ, यहाँ पे फूड इजीली अवेलेबल, मुझे तर तर भटकना नहीं पड़ेगा फूड के लिए, फूड यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, तो बढ़िया मैं यहीं पे रह जाता हूँ। तो एनिमल ने क्या किया, वो यहीं पे रह गया, बॉस यहीं पे रहते हैं। फिर उसने पता चला कि फूड कौन देता है, मालिक। एनिमल जो होते हैं, एनिमल से वफादार तो इंसान भी नहीं होते, तो एनिमल्स इतने वफादार थे कि बॉस ये हमें खाना देता है, तो हम इसके लिए पालतू, हम इसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इस तरीके से एनिमल्स की टेमिंग जो थी वो बेसिकली चालू हुई थी। पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। This was also a time where several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women, and children probably collected these grains and learned where they grow, when they get ripened, कि उनकी cultivation किस तरीके से करी जाती है, तो उन्हें कितना टाइम लगता है पकने के अंदर। This may have led them to think about growing crops on their own in this way. मैन जो थे वो फार्मर बने। सिमिलर कहानी है, लेकिन वर्ड्स के अंदर जब उतारनी है तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की ही जुबानी बोलनी है, और एनसीईआरटी की जुबानी को मैंने एकदम सिंपल वे के अंदर आपको पहले ही समझाते हैं, तो अब आपका आसानी होती होगी ये टॉपिक्स को समझने के अंदर। ओके, पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एनिमल एंड देन टेम बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर, जहां पे वो रहते थे वहां पे वो छोड़ देते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स। जेंटल का यहाँ पे मतलब पता है क्या है, जेंटल यानी कि जो मतलब हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे। अब देखो एक भेड़ बकरी आपको क्या हार्म पहुंचाएगी, नहीं हार्म पहुंचाएगी। तो इस तरीके के एनिमल्स को करते हैं कम नियर द कैंप where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and the pig lived in herds and ate grasses, and most of them ate grasses. कि carnivorous animals को खाना ही नहीं दिया तो अगले दिन हम ही खाना बनेंगे। Often people protected these animals from attack of other wild animals, and this is how they become herders. यानी कि उनका प्रति प्यार भी होता था, और क्या होता था कि यार ये हमारे लिए है तो हमें इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये सारी चीजों वो जो थे अपने प्रोटेक्शन रखते थे अपने एनिमल्स को। तो हमारा लेक्चर जो है अप्रोक्सीमेटली 40-45 मिनट्स की क्लास हो गई है, कोई बात नहीं। आदमी आप लोगों को मैं इससे ज्यादा समझाऊंगा तो आप लोगों के दिमाग से ऊपर से टपेगा, इसलिए एक बार नहीं समझा रहा। अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। सो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट विल माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस, और अच्छे से पढ़ते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन जय हिंद गाइस, लव यू ऑल।